कोई बोलेगा नीट सही है, तुम वही करने लगोगे। कोई बोलेगा ये सही है, क्योंकि तुम इमोशनल हो। और जो शातिर लोग होते हैं वो बड़े आराम से दे कनेक्ट विथ पीपल इमोशनली, और खास तौर से कम उम्र के बच्चों के साथ। अंडरस्टूड दिस? इस नाम पर कई दुकानें चलती है, बच्चों को एडमिशन बुला कर दिया जाता है, फी भरी जाती है, बहुत कुछ होता है। दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। तुम भी अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे, तुम्हारा रुझान किस चीज के प्रति है, क्या टैलेंट है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट, ये चीज करोगे ना जब तुम, तभी जाकर के तुम अपने दिल की कर पाओगे और जिंदगी में खुश रहोगे। और जब तुम खुश रहोगे तो अपना बेस्ट दोगे। ठीक है बाबा, थैंक यू। इसको ठीक करना चाहते हो? क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बच्चा स्कूल में टॉप करे वो जिंदगी में भी टॉप करेगा। होता है, ऐसा होता है, लेकिन जरूरी जिंदगी में टॉप वही करेगा जो जिंदगी को समझेगा, जो जिंदगी को। और जिंदगी को समझने के लिए सबसे पहली शर्त है ख्वाहिशें बहुत है दिल में। है ख्वाहिश? कितने बच्चों के ख्वाहिशें हैं? रेज योर हैंड्स। नहीं भी दिल करे तो उठा लो, उठा लो कि ख्वाहिशें बहुत है दिल में। जरूरत है उसे हकीकत में बदलने की, जरूरत है उसे। मेरे साथ सबको बोलना होगा, थोड़ा सा उठना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। रेडी ना? Are you full or having empty stomach? Full है सारे बच्चे? Empty ना? हाँ, that's fine। तो ख्वाहिशें बहुत है दिल में। वेरी गुड। जरूरत है उसे हकीकत में, अब मैं बोल लेता हूं, बदलने की। छू सकता है आसमान की बुलंदियों को हर कोई। छू, यस और नो? छू सकता है ना? तो छू सकता है आसमान की बुलंदियों को हर कोई, अगर मौका मिले तो। जरूरत है तो बस अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को पहचानने की, अपने अंदर के। और जब टैलेंट समझ में आ जाए तो आगे क्या? आगे तू मेहनत कर, तू खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। सब हो जाएगा कि नहीं? आज भले ही वक्त है थमा थमा, आज भले ही वक्त है थमा थमा, कल चल निकलेगा, कल। समस्याएं तो बहुत है जिंदगी में, है या नहीं? समस्याएं तो बहुत है जिंदगी में, तू समाधान पर फोकस कर। तू लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा। लक्ष्य ये बड़ी कमाल की चीज है, लक्ष्य, है ना? हम सभी चाहते हैं अपने लक्ष्य को पाना, मैं भी चाहता हूं। मेरा लक्ष्य है सबसे पहले मिथिलांचल जहां हम हैं, बात मत करो बाबू, वहां के तमाम बच्चों से जाकर मिलना, उनको ये बताना कि तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, फिर बिहार और फिर पूरा देश। ये है माई करियर डॉक्टर का लक्ष्य। उसी तरह आपके भी लक्ष्य होंगे ना? बट शायद बच्चे ज्यादा मैच्योर नहीं है। रिस्पेक्टेड टीचर्स कैन रिलेट दिस। हमारा जो लक्ष्य होता है ना बच्चा पार्टी, वो इन्फ्लुएंस की वजह से हम किसी से प्रभावित होकर कोई करियर चूज कर लेते हैं। मान लो आपके रिश्तेदार में कोई सीए होंगे, उनकी कमाई बहुत अच्छी होगी, तो आपको लगता होगा कि मुझे ना सीए ही करना चाहिए। आप इन्फ्लुएंस हो गए, क्या हो गए? या फिर किसी आईएएस, आजकल क्या है, सोशल मीडिया का दौर है, तो दिल्ली से कोचिंग वाले खुलेआम बुलाते हैं, आ जाओ आईएएस की तैयारी करो। और चूंकि हम लोग जितने इमोशनल्स होंगे, इमोशनल्स लोगों पर इन्फ्लुएंस बहुत, उसका असर बहुत जल्दी हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? इमोशनल्स का मतलब भावुक होना। आमतौर पर हर इंसान इमोशनल ही होता है,
लेकिन साइकोलॉजी समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? क्योंकि हम क्या होते हैं? इमोशनल होते हैं। हमारी उम्र कम होती है। तो किसी सीए को देखा, बैठ जाइए आप लोग भी, वैसे भी बैठ सकते हो। किसी सीए को देखा तो सीए बनने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर को देखा, डॉक्टर बहुत पैसे कमाते हैं, तो आप भी क्या करियर डिसाइड कर लेते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है सर, सर्वे बताता है 80% बच्चे जो नीट की तैयारी, मेडिकल की तैयारी, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं, उनका दूर दूर तक तैयारी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी करते हैं देखकर। सामने वाले को, गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी के बच्चों को देखकर वो कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही होता है ना। और आपको लगता है कि यही आपका गोल है, हकीकत में वो तुम्हारा गोल, गेटिंग दिस, जैसे मैं मेरी बात करूं, मैंने सीएस भी कर लिया, वकालत भी कर लिया, बीसीए भी कर लिया, 12th बायोलॉजी भी कर लिया, और बाद में मैं कर क्या रहा हूं? वही जो मैं बचपन से थोड़ा बहुत कर रहा था। और ये सब क्यों किया? लोगों को देखकर। चूंकि आप लोग छठी, सातवीं, आठवीं में पढ़ते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको यह बता सकूं कि पहले तो आप ईमानदारी से पढ़िए, पहले ईमानदारी से, और पढ़ने के बाद सही समय पर सही फैसला लीजिए। मेरा पर्सनली मानना है कि बच्चा कमजोर भी हो, आमतौर पे हम लोग जज करते हैं मैथ्स और इंग्लिश से। मैं जज करता हूं मैथ्स और इंग्लिश से नहीं। बेशक तुम पढ़ने में कमजोर हो, लेकिन संस्कारी हो, समझदार हो, होशियार हो, तुम बहुत कुछ कर लोगे जिंदगी में। गेटिंग दिस? अब इसका यह मतलब नहीं कि आज से पढ़ाई लिखाई खत्म, ऐसा नहीं है ना। अगर पढ़ने में अच्छे हो तो अच्छी बात है, खुदा न खास्ते कमजोर हो तो घबराने की बात, आपको ध्यान देना है फिर भी अपने आप पर। जरूरी नहीं कि हर बच्चा मैथ्स ही पढ़े, जरूरी नहीं कि हर बच्चा बायोलॉजी ही पढ़े, जरूरी ये भी नहीं कि हर बच्चा अंग्रेजी ही सीखे। जरूरी ये है कि हर बच्चा समझदार बने। क्या बने? बात सही है या गलत है? तो अब आप समझ गए। आप लोग इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजी कहता है यू शुड ट्रेन योर ब्रेन, यू शुड ट्रेन योर, so that you can control over your emotions। इमोशनल होना, रोना, किसी के प्रति आकर्षण होना, किसी के बेस्ट फ्रेंड के जाने के बाद रोना, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं। मान लो तुम दोनों दोस्त हो, मान लेते हैं 10वीं के बाद कभी मिले नहीं, तो आपको रोना आएगा, आएगा ना? होता है, इट हैपेंस। तो तुम्हें लगेगा कि ईश्वर तुम्हारे खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर तुम्हें ताकतवर बनाना चाहते हैं। अंडरस्टूड? ये छोटा छोटा गली क्रिकेट है। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना सीखो। हाउ? ट्रेन योर ब्रेन टू कंट्रोल योर इमोशंस। नहीं तो नुकसान क्या होगा जानते हो? कोई भी बहुत आराम से तुम्हें ब्रेन वॉश कर देगा। कोई बोलेगा आईएएस सही है, तुम उन्हीं के पीछे। कोई बोलेगा नीट सही है, तुम वही करने लगोगे। कोई बोलेगा ये सही है, तुम, क्योंकि तुम इमोशनल हो। और जो शातिर लोग होते हैं वो बड़े आराम से दे कनेक्ट विथ पीपल इमोशनली, और खास तौर से कम उम्र के बच्चों के साथ। अंडरस्टूड दिस? इस नाम पर कई दुकानें चलती है, बच्चों को एडमिशन बुला कर दिया जाता है, फी भरी जाती है, बहुत कुछ होता है। एनीवेज, तो अब आप समझ गए लक्ष्य को निर्धारित करना क्यों जरूरी है। ये बात आ गई समझ में? तो कितने बच्चों के लक्ष्य कुछ डिफरेंट हैं? जरा मुझे हाथ उठाकर बताइए। अगर अच्छा लगा तो आपको अभी और इसी वक्त रिवॉर्ड दिए जाएंगे। कुछ डिफरेंट हो डॉक्टर इंजीनियर के अलावा तो मुझे बताओ। मैं प्रॉमिस करता हूं इंसल्ट नहीं करूंगा। इफ यू हैव सम डिफरेंट गोल्स, एनीवन? बोलो, डरो मत। आप लोग कौन सी क्लास में हैं? 11th में? अच्छा 7th में। तो यहाँ बैठे जैसे लगता है 13th 12th में। क्या गोल है? क्या गोल है? बिजनेसमैन। वाई बिजनेस? अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है। यस। किसी को देखा है, अंबानी को देखकर इंस्पायर हुए? एलन मस्क। एलॉन मस्क, अच्छा, कम से कम नाम तो जानता है एलॉन मस्क का। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य, दिस इज फॉर यू। एटलीस्ट अभी क्या है, सोशल मीडिया की वजह से हम उन लोगों के बारे में जान ही नहीं पाते जिन्हें जानना चाहिए। ऐसे में आदित्य ने नाम बताया इलॉन मस्क का, तो आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ सीख भी रहा होगा। राइट सर? आज के माहौल में उन लोगों को जानना ज्यादा जरूरी है जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने सबको क्या कर रखा है? अंधा कर रखा है। राइट? तो बाबू, गोल कैसे डिसाइड करें? गोल अपना। कितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। वेरी गुड, डॉक्टर बनना चाहते हो। व्हाट्स योर नेम? गंगेश्वर। फिर से हाथ उठाओ, कितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हो? वेरी गुड। कितने बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हो? इंजीनियर वाले हाथ उठाओ। कोई नहीं उठा। अरे वाह, इस बच्चे ने हाथ उठाया। व्हाट्स योर नेम? सिद्धांत। उठ जाइए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? तो इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? मेरा गोल है इंजीनियर बन के मैं अच्छा लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आपकी मैथ्स कैसी है? मैथ्स मेरा गुड परफॉर्मेंस है। अच्छी। हाँ। और चश्मा क्यों लगा है? वो थोड़ा मैं फोन यूज करता था बचपन में, इस कारण। बचपन में फोन यूज करते थे। अभी आपकी उम्र कितनी? अभी 11। ये बचपन में फोन ज्यादा यूज करते थे। ठीक है बाबा, थैंक यू। इसको ठीक करना चाहते हो? अगर बचपन से प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी की वजह से, तो दिक्कत है। अगर फोन की वजह से हुआ तो ये ठीक हो सकता है। अगली बार जब हम कभी आएंगे तो आपको बताएंगे ये कैसे ठीक हो सकता है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है बाबू, थैंक यू। सिद्धांत के लिए एक बार तालियां, क्लैपिंग, दिस इज फॉर यू। राइट? ऑलराइट। अब देखो, इंजीनियर बनने अब क्या है कि जैसे ही तुम 10th पास करोगे ना, 10th पास करोगे तो समाज का क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले मैथ्स नंबर 1, फिर उसके बाद बायोलॉजी, फिर कमजोर है तो कॉमर्स, और किसी लायक नहीं है तो ये गलत है। ये गलत है। पहले ये सुन लो, मैथ्स पढ़ना किसको चाहिए? आई मीन जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। वो इनोवेटिव और क्रिएटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहली चीज ये जान लो, एवरीथिंग यू सी अराउंड अस हैज सम पैटर्न्स एंड दे कैन बी डिकोडेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स ओनली। आमतौर पे ये कहना बहुत आसान होता है कि जो हम मैथ्स पढ़ते स्कूल में वो जिंदगी में कभी जरूरत ही नहीं होती। लोगों के मुंह से सुना होगा ना आपने। तो मैथ्स हम पढ़े क्यों? देखो, मैथ्स अगर तुम वाकई में पढ़ोगे ना, अगर सीरियसली मैथ्स पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग क्या होगा? शार्प होगा। क्या होगा? जैसे एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी फिट रहता है, बोलते हो तो जबान फिट रहती है ना। उसी तरह मैथ्स बनाओगे ना ईमानदारी से, चीटिंग करके नहीं, तो आपका दिमाग क्या रहेगा? फिट रहेगा। तो एवरीथिंग यू सी अराउंड अस हैज सम पैटर्न्स। अब बॉल हम फेंकते हैं तो ऐसे ही क्यों जाती है? ये मैथ्स के एक्सपर्ट डिकोड करेंगे इसको, बड़े बड़े साइंटिस्ट। राइट? तो सबसे पहली क्वालिटी आपके पास आप क्या होने चाहिए? इनोवेटिव और, सुनो सिद्धांत, हेलो, आप क्या होने चाहिए? इनोवेटिव और बचपन से ही थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेशन। तो हर फील्ड में कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं कि इंग्लिश बोल दिए फटाफट। आप दूसरे वाले को, सामने वाले को समझे और अपनी बात उनको समझाए, किसी भी बॉडी लैंग्वेज से, आंखों के इशारे से, बोलकर। और क्वालिटी क्या होनी चाहिए? टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी है तो आप एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे। नहीं तो कहीं से बीटेक कर लो, नौकरी तो मिलेगी नहीं। कहीं से भी करोगे तो फिर तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, वहां भी 100 में 1-2 को मिलेगा, बाकी के लोग टाटा बाय बाय। लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने
ये एक मीम है, इमरान खान के द्वारा बोला गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले आपने घबराना। डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है अपनी भावनाओं के साथ सामने वालों के इमोशंस को एक डॉक्टर को समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने आप पर कंट्रोल करना, सामने वाले को डील करना, ये एक प्रोफेशनल टर्म है। दूसरा, ऑनेस्ट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। और मान लो तुम फिजिशियन बनना चाहते हो तो ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने पढ़ाई तो बायोलॉजी से कर ली किसी के कहने पर, और मैथ्स भी, लेकिन मैं दूर दूर तक डॉक्टर होने को डिजर्व ही नहीं करता। क्योंकि जब मैं पस देख लूं, ब्लीडिंग देख लूं, तो मुझे चक्कर आने लगता है, क्योंकि मुझे बस भी लगती है। तो मेरे बस की बात ये थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 12th में बायोलॉजी पढ़ लिया, और कमाल देखो मैथ्स भी पढ़ लिया। राइट। तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। ह्यूमैनिटीज आमतौर पे लोग इग्नोर कर देते हैं छोटे शहर में। उनको लगता है कि ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स का मतलब हो गया, जैसे आपका फाइन एंड आर्ट्स हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, इनफैक्ट मार्शल आर्ट को भी ले लो, मीडिया हाउस मास कम्युनिकेशन हो गया, फिल्म इंडस्ट्री के कोर्सेज हो गए, आर्ट्स जियोग्राफी की पढ़ाई हो गई, उसके बाद आपका हिस्ट्री हो गया, सोशल साइंस हो गया, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं, लॉ हो गया, एलएलबी हो गया, ये सब किसमें आ गया? आपका आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में। अभी मैं तुम लोगों पर ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा आज, क्योंकि आप हैं भी 6ठी 7वीं 8वीं में। सिर्फ ये कहना चाहता हूं, पहली बात, कि किसी के प्रभाव में आकर कोई करियर मत चूज करो। कोई करियर तुम खुद डिसाइड करो। सिर्फ आज हम इसी पर बात करेंगे। आ रही है बात समझ में आपको? तो खुद कैसे डिसाइड करेंगे? खुद एक सवाल है ना कि सर आपने ये तो बोल दिया कि किसी के कहने पर नहीं करना है, तो खुद कैसे करना, ये एक सवाल है ना। 4 चीज आपको चेक करना है। कितनी चीजें? और आपके टीचर्स भी आपकी इसमें मदद करेंगे, और आप भी अपने आप को जज करना। पहली चीज है इंटरेस्ट। आमतौर पे होता क्या है, लोग इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक मूवी देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर मार्शल आर्ट बहुत अच्छा, मतलब फाइट बहुत अच्छी कर रहा है, तो अब मैं भी फाइट करूंगा। ये इंटरेस्ट है। किसी अच्छे वकील को देख लिया पैसा कमाते हुए, तो मुझे लगा मैं भी क्या बनूंगा? वकील बनूंगा। डॉक्टर को, ये सिर्फ इंटरेस्ट है। दिस इज कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट। और इंटरेस्ट के बेसिस पर कभी भी करियर मत चूज करो। आज मान लो तुमको मेडिकल अच्छा लगा, कल कुछ और अच्छा लगने लगेगा, तो आप करियर चूज कैसे करेंगे? तो पहला फैक्टर है, आप जिस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, 4 चीज। पहला है एप्टीट्यूड, लिख लेना। पहला क्या है? एप्टी, इसको हिंदी में बोलते हैं, सिंपल शब्दों में इसको बोलते हैं हम प्रतिभा, टैलेंट। हम बोल रहे थे ना शुरुआत में कि ख्वाहिशें बहुत है दिल में अपने टैलेंट को पहचानने की। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? अपना एप्टीट्यूड। सिद्धांत, तुम इंजीनियर बनोगे और नोटबुक नहीं है तुम्हारे पास। सबसे पहले क्या होना चाहिए? एप्टी। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिभा, टैलेंट, स्वधर्मा, अभिरुचि। आप सिंपल में क्या लिखेंगे? प्रतिभा। क्या होगा ये? प्रतिभा। क्या हो जाएगा ये? अंडरस्टूड दिस? तो आपके पास क्या होना चाहिए? वो एप्टीट्यूड। लेट्स सपोज मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्या मेरे पास वो एप्टीट्यूड है? एप्टीट्यूड का मतलब क्या मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है? क्या मेरे पास पेशेंस है? क्या मैं जिस चीज का डॉक्टर बनना चाहता हूं उस चीज में इंटरेस्ट है? अब देखिए, मैं बचपन से ही थोड़ी बहुत बोलता था। मेरे पिताजी नाराज रहते थे, क्योंकि बोलने वाले बच्चों को ना गांव में, घर में कोई इज्जत नहीं होती। उनको चाहिए काम करने वाला बच्चा, चाहिए ना, जो पानी ला दे, खेत चला जाए, काम करवा ले, ये करवा ले। तो मैं जो बोलता था ना, मेरे पिताजी मुझे डांट कर, चल मुझे भाषण मत दे। ये मेरा एप्टीट्यूड था। समझ रहे हो एप्टीट्यूड क्या होता है? दैट वाज माय एप्टीट्यूड। और मेरे भैया वो चुपचाप बिना बोले, लैंप खराब हुआ, रेडियो खराब हुआ, ट्यूबवेल खराब हुआ, बिना बोले ठीक कर देते थे।
इसके लिए उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली थी। बिजली खराब हुआ बिना बोले, तो ये उनका क्या था? एप्टीट्यूड था। आज ये उसी फील्ड में आगे है और मैं उसी फील्ड में हूं। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। तुम भी अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे, तुम्हारा रुझान किस चीज के प्रति है, क्या टैलेंट है, क्या उसमें इंटरेस्ट है। सेकंड, दूसरा वाला क्या है? क्या उसमें इंटरेस्ट, क्या उसमें इंटरेस्ट है। अब ये दो चीज आपको सही मिले तो तीसरी है एबिलिटी। तीसरी क्या है? एबिलिटी। क्या आपको क्षमता है? मैं बनना जो चाहता हूं, क्या मेरे पास वो क्षमता है, या क्षमता डेवलप की जा सकती है? क्षमता। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, समझ रहे हैं बात को? पहला क्या हो गया? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड समझ गए क्या होता है। दूसरा क्या हो गया? इंटरेस्ट। तीसरा क्या हो गया? एबिलिटी, यानी कि क्षमता। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, लेकिन उसकी एक उम्र होती है ना, कि आप कभी भी बोलेंगे मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, नहीं संभव है ना। उसके लिए सही टाइम पर आपको ट्रेनिंग लेना होगा अच्छे से। अब क्या है? और अंत में है बाबू बड़ी खूबसूरत चीज, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं कि आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं, आपने अच्छा पहन रखा है, नहीं। पर्सनालिटी का मतलब होता है, जब तक रिसर्च नहीं हुई थी लोग मुखौटा समझते थे, और प्रॉपर रिसर्च के बाद आपका नेचर कैसा है, आपकी प्रकृति, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका चरित्र कैसा है। आर यू गेटिंग दिस? मान लीजिए मैं कथावाचक बनना चाहता हूं, तो क्या मेरा कैरेक्टर है उस तरह का या नहीं है? अगर मुख में राम और बगल में छुरी है, तो क्या मैं एक अच्छा कथावाचक हो सकता हूं? लोगों के सामने तो अच्छी अच्छी बात करूंगा, लेकिन कैमरा और माइक हटते ही मैं बगल में छुरी वाली बात करूंगा, तो क्या मेरा चरित्र मिल रहा है उससे? नहीं मिल रहा है। तो समझ गए चरित्र क्या होता है? दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। इसके नाम पे बहुत दुकानें चलती है, राइट? हमारी भी जो संस्था है माई करियर डॉक्टर, ये स्पोकन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेकिन इसका मेन गोल है करियर काउंसलिंग, इसीलिए इसका नाम है माई करियर डॉक्टर। यूट्यूब चैनल है, यहां प्लेलिस्ट में जाओगे तो 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से एक आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। ये इस उद्देश्य से बनाया है कि कोई बच्चा घर बैठे भी अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहे तो वो सीख सकता है। और पर्सनालिटी 2-4 महीने में डेवलप नहीं होती है बाबू, इसको टाइम लगता है डेवलप होने में। मान लीजिए आपका आचरण अच्छा है, उसे और अच्छा करने की क्या है? जरूरत है। तभी तो जैसे महात्मा गांधी की पर्सनालिटी है ना जबरदस्त, क्या वो दिखने में बॉडी बिल्डर थे, बहुत महंगे कपड़े पहनते थे, लेकिन है ना उनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना व्यक्तित्व विकास किया। व्यक्तित्व में क्या लाया? निखार लाया। उन्होंने भी सारी गलती करी जो हम और आप करते हैं बचपन में, लेकिन तमाम गलतियों से हाय तौबा करी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपना विकास किया, तभी तो उनकी पर्सनालिटी हुई ना स्ट्रांग। अब आप समझ गए पर्सनालिटी क्या होता है? क्या ये दिखने वाला होता है या अंदर से होता है? अपने संत महात्मा को देखा है, बिल्कुल गरीब से दिखने में लगते हैं, बड़े बड़े बाल, सफेद बाल, लेकिन आपको लगता है तुम सही वाले संत महात्मा, तुम्हें लगता है तुम तोप से भी उन्हें डरा दोगे। डरा दोगे? नहीं डरा पाओगे। डरता हमारी और तुम्हारी तरह आम इंसान है। अंडरस्टूड? वे लोग नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? बिकॉज दे आर स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। और हम आम आदमी मजबूत कहां से होने की कोशिश करते हैं? समझ गए? बाहर से। इसीलिए अंदर से हम लोग क्या होते हैं? खोखले होते हैं। अब समझ गए पर्सनालिटी क्या होती है? तो 4 चीज चेक करोगे अपने आप में। पहला क्या चेक करोगे? एप्टीट्यूड। दूसरा क्या चेक करोगे? तीसरा क्या चेक करोगे? और चौथा क्या चेक करोगे? पर्सनालिटी। क्या चेक करोगे?
चलिए, इससे पहले कि आगे कुछ बोलें, कुछ एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। राइट, मैं जब बोलूंगा राइट, उठ जाओ सारे बच्चे, थोड़ा सा गैप बने के खड़े हो जाना। राइट राइट, लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। रेडी? अब जिससे दुश्मनी हो उस पर हिट मत कर देना। गर्ल्स में तो नहीं होगा, बॉयज में होगा। मुझे हिट कर देना आके इधर। राइट राइट, लेफ्ट, डीप ब्रीथ, इनहेल, सांस लो, सांस लो, होल्ड, 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 एक्सेल, स्लोली 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 स्लोली। आप क्यों बैठे हुए हैं? उठ रहे हैं, वेरी गुड। ये तो आम सरकारी स्कूल में ऐसा होता है, आप लोग तो काफी सिविलाइज्ड हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, इनहेल, डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सेल, एम्प्टी स्टमक ना, empty stomach na. Everyone keep jumping this way and repeat, I'm the best I can do. Keep jumping slowly slowly. I'm the best I can do. I'm the best, I'm the best. Keep jumping slowly, ऐसे, this way, keep jumping. All right, cool. Right, left, 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 right। करो, हाथ में जंग लग जाएगा। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। टेक योर सीट, सिट डाउन। कूल डाउन। हेलो। अच्छा, एक बात बताओ, यहां तो 99% बच्चे से आम सरकारी स्कूल में पता है क्या होता है? काउंसलर साहब काउंसलिंग दे रहे हैं और बच्चे उधर घूम के बात कर रहे हैं। अब सरकार ने ऐसे कानून बनाए कि बच्चों को ज्यादा टॉर्चर भी नहीं कर सकते। राइट, लेकिन तुम लोग तो समझदार हो ना, अपने लिए ताली बजा लो सारे बच्चे। बजाओ। नहीं बजाओगे मतलब समझदार हो ही नहीं। तालियां। वेरी गुड। थैंक यू। अब समझ गए कि लक्ष्य कैसे निर्धारित होना चाहिए। मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान के हर एक मेरा लक्ष्य, ताली बजवाना, राइट, यही बोल रहे हो तुम। हिंदुस्तान के हर एक बच्चे से मिलना और उनको ये बताना कि तुम्हारा गोल, ज्यादा देर तक बैठने से ना यहां दर्द होता है, थोड़ा बहुत होता है। कितने बच्चों को होता है? आपको होता है दर्द? कितने बच्चों को होता है? सही से नहीं बैठोगे और खान पान सही नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये समस्याएं बढ़ती रहेंगी। आजकल ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट में डॉक्टर्स और बैंक्स, क्योंकि इन दोनों के पास दुनिया बिलट जाए तब भी लोग जाएंगे ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए। राइट, तो आप इनको ज्यादा फायदा ना दे, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। किसका ध्यान रखें? हेल्थ का। एनीवेज, तो पहले आराम से बैठ जाओ। आपने क्या करना, ये 4 चीज मान लो। ये 4 चीज जानने के बाद तुम्हारा दिल करता है कि मैं IAS बनूं। क्या बनूं? अच्छा, वैसे सोशल मीडिया देखोगे ना बाबू, अभी से ये सारी चीजें सोच कर चलो। अभी से ये सारी चीजें सोच कर चलो। ये मत सोचना कि जब मैं 12वीं हो जाऊंगी तब सोचूंगी। जैसे बोला आपसे कि मैथ्स जो है, अगर ईमानदारी से जो बच्चा पढ़ेगा
वो बच्चा प्रॉब्लम्स को ना चुटकियों में सॉल्व कर देगा। कौन सी प्रॉब्लम? कॉम्प्लेक्स, जटिल, डिकोड करने वाली, बाइनरी। मुझे मैथ्स और साइंस में मेरा हाथ टाइट है तो मैं ज्यादा बोलूंगा तो एक्सपोज हो जाऊंगा, तो ऊपर ऊपर बोलकर निकल रहा हूं। मैथ्स इतनी खूबसूरत चीज है, हर सब्जेक्ट खूबसूरत है। बायोलॉजी बड़ी खूबसूरत है, आर्ट्स बहुत खूबसूरत है। छोटे शहर में लोगों को ऐसा लगता है या गांव में कि मैथ्स नहीं पढ़ा, आर्ट्स लिया तो कॉलेज में तो पढ़ाई होती नहीं है, तो आर्ट्स से फायदा क्या? हर चीज का फायदा है अगर तुमने सही से पढ़ा तो हम इस चीज पर बाद में आएंगे, पहले ये जान लेते हैं। मान लो कोई करियर तुमको पसंद आ गया, सोशल मीडिया देखोगे तो आजकल आईएएस, नीट, जेई मेंस, एडवांस, इन सब पर ज्यादा फोकस किया जाता है ना, क्योंकि इसके नाम पर अरबों रुपए का बिजनेस चलता है। आपसे बोला ना कि 80% यूपीएससी की तैयारी करने वाले, नीट, मेडिकल, जेई, इनको मतलब नहीं है, बस दुनिया कर रही है तो मैं भी। देखो, तुम अपने जो तुम कर सकते हो उसे करोगे तो मजा आएगा। जैसे मुझे काउंसलिंग पसंद है तो मैं धूप में जून के महीने में भी खड़ा होकर कर सकता हूं। मुझे योगा पसंद है, मैं कर सकता हूं। फिटनेस आई लव, टीचिंग पसंद है, मैं कर सकता हूं। इससे पहले मैं जॉब करता था नोएडा में, कुछ दिन वकालत भी किया, मुझे वो सब पसंद नहीं था। तो परिणाम ये हुआ कि 7-8 साल में मैंने 10-12 कंपनी चेंज कर ली और शांति कहीं मिल नहीं रही थी। तो बाद में मैंने वही करना शुरू किया जो मैं बचपन में थोड़ा बहुत करता था, मेरा एप्टीट्यूड, और जो मैं कर सकता हूं। तो इस काम में मैं खड़ा भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिस्टम पर बैठकर भी ना, कॉर्पोरेट हाउस में मैं थक जाता था, कंप्यूटर पे बैठा बैठा। क्यों थक जाता था? क्योंकि मेरा दिल नहीं लगता था। अभी शायद तुम नहीं समझ पाओ, 80-90% लोग पूरी दुनिया में वे काम करते हैं जो करना नहीं चाहते फिर भी करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर वे नहीं करेंगे तो बच्चों के पढ़ाई के खर्चे कहां से आएंगे, परिवार कैसे चलेगा? इसीलिए लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने हालात से। किससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? अपने हालात से। आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और न ही माता पिता के खिलाफ जाना है। अंडरस्टूड? हम बीच का रास्ता निकालेंगे, क्योंकि जब तुम मन से काम नहीं करोगे तो काम अधूरे करोगे ना, अधूरे करोगे तो उसका अंजाम अधूरा होगा ना। मान लो तुम टीचर बन जाओगे, टीचिंग तुम्हें पसंद नहीं है, तो स्कूल में जाकर तुम क्या करोगे? एक बिहार की ही बात है, एक सर गर्मी में शर्ट खोलकर सो रहे थे बनियान में। तो जैसे ही कैमरा मीडिया को भी तो बिहार ज्यादा दिखता है, जैसे ही वो अंदर आए रिपोर्टर और उनकी नींद खुली, होते बच्चों ह्यूमन बॉडी ऐसे होता है, इसको आपको ऐसे समझना है। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो यही करोगे ना, तुम सो जाओगे जाकर। तो अपना तो भविष्य खराब किए ही, अब तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी भविष्य क्या करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन मान लो तुम्हें टीचिंग पसंद है और फिर जब तुम टीचर बनोगे तो अपना 100% दोगे कि नहीं दोगे? तो बच्चों को मजा आएगा। तो आपको वही चीज करना चाहिए जो बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये 4 चीज, पहला क्या है बाबू? एप्टीट्यूड। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, आपको बोला ना आप इमोशनल हैं तो तुम्हारा इंटरेस्ट 2 मिनट में चेंज कर दिया जाएगा। इमोशनल लोगों का इंटरेस्ट 2 मिनट में चेंज। इसीलिए ट्रेन योर ब्रेन टू कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, टू कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। तो करियर, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एबिलिटी और पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब दिखने से नहीं, पहनने से नहीं, अंदर से। बोला ना संत महात्मा, आप उनको डरा नहीं पाएंगे। अच्छे संत महात्मा तुम कभी नहीं, किसी चीज से नहीं डरा पाओगे। अंडरस्टूड दिस? व्हाई? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड एंड वी ट्राई टू बिकम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम आउटसाइड। यही तो इंसानों की सबसे बड़ी गलती है। राइट?
तो बाबू जब आपको पता चल गया कि मुझे मान लेता हूं आईएएस, मैं किसी एक करियर को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं कहता हूं आपका जो दिल करे वही करे, लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे ने देख लिया डांसर्स को, अब पापा मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी, सिंगर को अब पॉलिटिशियन को अब मैं पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करूंगा, मूवी एक्टर को अब मैं स्टार ही बनूंगा। आपके पिताजी चूंकि आज ही आपको उस चीज से अच्छा लगा और आज ही आप बोल रहे, कैसे आपको बोल दे कि ये करो, केवल इंटरेस्ट से करियर चूज नहीं होता, आपके अंदर वो टैलेंट भी तो होना चाहिए ना। तब तुम बोलोगे मेरे पिताजी मेरे दुश्मन हैं, मैं तो सिंगर बनना चाहती हूं, ये मुझे कैसे बनने देंगे तुमको। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि तुम पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग को भी जारी रखो। किसको जारी रखो? पहले स्कूल लेवल पे गाओ, मेडल जीतो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीतो, अलग अलग जगह पर जाओ, और मैं यकीन दिलाता हूं माता पिता को फोर्स डालने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ब खुद मान जाएंगे। जब उनको दिखने लगेगा लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम अच्छा कर रहे हो, तो वो बोलेंगे वाह। बच्चे करते क्या है, इंटरेस्ट जैसे ही आया धरना प्रदर्शन घर में ही, अब तो मैं यही करूंगा, ये नहीं तो मेरी जिंदगी खत्म, टाटा, राइट। लेकिन सबसे पहले आपको घबराना, बोलो हाँ। तो आप समझ गए ना कैसे कोर्स चूज करेंगे? किसी को देखकर, क्रिकेटर को देख के, अब तो मैं अब क्रिकेट के नाम पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है मम्मी पापा का। सबको लगता है मेरा बेटा विराट या धोनी, खेलना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती किस बात का? आप अपने बच्चे को विराट सचिन धोनी क्यों बनाना चाहते हैं? आप वे बनाइए ना जो वो है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है। अंडरस्टूड दिस? तो पेरेंट्स को कैसे मनाए, इस पर एक हमने डीप में एक एनालिसिस करी है, एक एपिसोड बनाया था, माय करियर डॉक्टर पे ही आपको मिल जाएगा। अपने माता पिता को कैसे मनाए, ये देखना चाहो तो देख सकते हो, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मान लो तुम्हें आईएएस बनना है, तो 3 लोगों से तुम मिलना। कितने लोगों से? पहले जो तैयारी कर रहा हो, पहले, और वो जो भी बात बताए यूपीएससी के बारे में उसको लिख लो। क्या करोगे? मान लो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तो पहले उन लोगों से जो मेडिकल की क्या कर रहा है, अब उससे पूछ लो भैया कितना। आप आमतौर पे लोग आंख मूंद कर कूद जाते हैं, एक डॉक्टर बनने में 9 साल टाइम लगता है। नहीं गवर्नमेंट मिला तो प्राइवेट में 1.5 करोड़ रुपए इंडिया में लगते हैं। नहीं नौकरी मिली तो तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ रुपए एक क्लिनिक सेट करने में लगेगा। लेकिन कोचिंग ये सच बताती ही नहीं है बच्चों को, सबको बस आ जाओ, सबको बस। आपको ये जानकर ताज्जुब होगी कि कई स्कूल में तो स्कूल से ही डेटा बेच दिए जाते हैं और कॉलेज से लोग फोन करके बुलाते हैं बच्चों को। कई स्कूल्स में ये काम होता है, कई कॉलेज में ये काम होता है। एक भभुआ में एक स्कूल है, उनका ना किसी इंडिया के फेमस कोचिंग से, ये बात सर लोग जो मैम है वो समझ पा रहे होंगे, टाई अप है, और वो स्कूल सीबीएसई स्कूल है, खुलेआम बच्चों को 12th के बाद उस कोचिंग में नीट की तैयारी के लिए भेज देते हैं। अब बताओ बच्चे क्या चिकन मुर्गी है क्या कि यहां से निकाल के वहां कटने के लिए भेज दो? उनको आजादी तो दो ना, वो क्या चाहते हैं, और सिर्फ चाहने से नहीं, क्या उनके लिए सही है। तो मान लो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले एक जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है उससे मिलो। किससे मिलो? उनसे बात करो, भैया दीदी, राइट, और सारी चीजें लिख लो, सारी चीजें लिख लो। उसके बाद तुम क्या करो, एक जो जॉब में डॉक्टर है उनसे मिलो, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। उनसे भी पूछ लो कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं या चाहता हूं, कैसा रहेगा मेरे लिए। उनसे पूछने के बाद लिख लो, और फिर एक रिटायर डॉक्टर या फिर रिटायर आईएएस से मिलो, उनसे भी पूछ लो। अब तुम्हारे पास डेटा हो गया कलेक्ट। पहले तो 4 चीज चेक कर ली, फिर क्या चेक कर लिया? उन लोगों से मिलके अब जो तुमने चीजें कलेक्ट कर ली वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लो, किसी सीनियर से। अब सारी चीजें क्लियर हो गई,
पता चल गया? अच्छा, कितना फी लगता है, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, सब कुछ पता चल गया ना तुम लोगों को? कैसे बनना है, कैसे करियर चूज करना है, ये चीज करोगे ना जब तुम, तभी जाकर के तुम अपने दिल की कर पाओगे और जिंदगी में खुश रहोगे। और जब तुम खुश रहोगे तो अपना बेस्ट दोगे बेस्ट। और जब तुम खुश ही नहीं रहोगे तो बेस्ट दोगे, फिर उसी सर की तरह जो ह्यूमन बॉडी पढ़ा रहे थे बच्चों को, आप कुछ और करने लगेंगे। राइट? तो कितने बच्चे हैं जो जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। ऊपर वाले, ये ऊपर वाले तो खुदा बन गए। कौन से क्लास में हो तुम लोग? 9th में। राइट। कितने, फिर से हाथ उठाओ, कितने बच्चे अच्छा करना चाहते हैं? आप नहीं करना चाहते हैं? इधर वाले बच्चे, इधर देखूं जरा। और कितने बच्चे कुछ अलग करना चाहते हैं? समथिंग डिफरेंट। समथिंग डिफरेंट में क्या? एयरपोर्ट में क्या? इधर आइए। हम पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट साइंस लेंगे, उससे एनडीए करेंगे, एनडीए से एयरफोर्स में जाएंगे। हाँ, ये बच्चे तो काफी कुछ जानते हैं। कौन से क्लास में? 6 में। और अगर फेल हो जाओगे तो नहीं होगा। हो जाएंगे तो अच्छा, री स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रत्युष राज। प्रत्युष राज। कहाँ से हैं? राज दरभंगा। दरभंगा में कहाँ? बेनीपुर में भला चौक। अच्छा, वेरी गुड। ये तो प्रत्युष, ये तुम्हारे। थैंक यू। सिट डाउन। अच्छा, इतना मैं जब छठी में था ना बाबू, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अब इस छठी के बच्चे को मालूम है एनडीए करना है, डिफेंस ज्वाइन करना है। कोई है परिवार में या किसी मूवी में देखा था? कौन है? पापा किस चीज में? पापा कंप्यूटर टीचर है, +2 गर्ल्स हाई स्कूल। कहाँ? कोल्थू। अच्छा, कोल्थू में। ऑलराइट। तो उधर आसपास ही आपका गांव है। तो एनडीए में कोई है क्या पहले से? डिफेंस में कोई है क्या? तो फिर ये कैसे सोच लिया? हम कुछ अलग करना चाहते हैं, मेरा ये गोल है। हाँ, ये बच्चा कुछ अलग करना चाहता है। तो चलो, इतनी बात तो हो गई बच्चा पार्टी। अब सवाल ये है कि 10th के बाद 11th में क्या सब्जेक्ट चूज करे? यही आता है ना? ये तो आप समझ गए। क्योंकि लक्ष्य जब आपका होगा तो उसके लिए मेहनत करोगे ना? करोगे या नहीं करोगे? राइट। तो मेहनत करने के लिए अब 10th के बाद एक तो है मैथ्स, दूसरा है बायोलॉजी, तीसरा है आपका कॉमर्स, चौथा है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, और भी है कुछ है आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक। क्या है? आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक। तो जैसे कि शुरुआत में ही बोला, देखो जितनी भी बड़ी बड़ी एग्जाम्स है, जैसे कैट एमबीए, जहां से कैट एमबीए का नाम सुना है आपने? सबसे अच्छा स्टैंडर्ड होता है एमबीए का। दूसरा बैंक पीओ, जो हाई लेवल की एग्जाम है, सीडीएस या एनडीए। इस सब में जो क्वेश्चंस आते हैं ना मैथ्स से, ये जनरली 10th तक ही रहते हैं। राइट? 10th, ज्यादा से ज्यादा 11th के कुछ टॉपिक्स ले लेते हैं, 12th के। 10th तक अगर तुम्हारे मैथ्स का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो इन सब नौकरी में तुम अच्छा कर सकते हो, कैट एमबीए वगैरह जब करोगे तो मेरा कहना यह है कि अगर तुम सीरियसली इंजीनियर बनना चाहते हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, इनोवेटिव और क्रिएटिव हो, कुछ नया बना देते हो, स्कूल में ही कुछ डिफरेंट किसी ने बनाया, बच्चे ने कुछ भी अलग डिफरेंट इंजीनियर की तरह, तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है या हो सकती है, तो तुम मैथ्स रख लो। क्या रख लो? मैथ्स रख लो। जबरदस्ती प्रतिष्ठा में प्राण मत देना कि मैं तो मैथ्स रखूंगा या रखूंगी तो गांव वाले और समझेंगे कि हैवी पर्सनालिटी है। नहीं, बहुत अच्छी चीज है। नीट, आईआईटी, यूपीएससी से और अच्छी चीज है।
और ये भी अच्छी है, लेकिन वही रखे जो कर सकते हैं। आराम से बैठ जाओ, हेलो, आराम से बैठ जाइए, मैं टीचर भी हूं ना। तो मैथ समझ गए किसको रखना है 11th 12th में, जो सीरियसली, हाँ मैथ्स की एक अच्छी बात ये है कि तुम 12th में मैथ्स रखकर बायोलॉजी डॉक्टर के अलावा कुछ भी कर सकते हो। तुम आईएएस भी बन सकते हो, सीए भी बन सकते हो, एलएलबी भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम। मैथ्स की सबसे अच्छी बात 12th के बाद अगर आपने बायोलॉजी मैथ्स दोनों पढ़ा तब तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। लेकिन अगर केवल मैथ्स रखा है तो डॉक्टर सिर्फ एमबीबीएस के अलावा, मैं बोल रहा हूं जैसे बी फार्मा है, ये भी बायोलॉजी का आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर बनने के अलावा सब कुछ तुम सीए, एलएलबी, कुछ भी तुम जो चाहो, आर्ट्स पढ़ना आगे, वो तुम 12th के बाद कर सकते हो, राइट। और बायोलॉजी अगर सीरियसली डॉक्टर बनना, डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बीडीएस दांत का डॉक्टर। अभी पिछले कुछ समय से आयुष सरकार आयुर्वेदा पर बहुत फोकस कर रही है, मालूम है आपका। इंडिया से बाहर योगा और आयुर्वेदा की बहुत डिमांड है। कितने बच्चों को ये चीज मालूम है? मालूम है? इंडिया से, थैंक यू। हमारे देश में हम आप नहीं इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, लेकिन इंडिया से बाहर योगा और आयुर्वेदा की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो लोग मेडिकल का मतलब सिर्फ एमबीबीएस समझते हैं। बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा जो लोग अंग्रेजी दवा से तंग आ जाएंगे, आ रहे हैं। जैसे कोरोना के बाद लोग शहर से तंग आ गए, टेक्नोलॉजी से तंग आ गए, अब कुछ ढूंढ रहे हैं ना पेड़ पौधा। उसी तरह आयुर्वेदा और इस सब को मिला के नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, इस सब से भी कोर्स हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में, सामने वाला किसी भी शहर में बहुत पैसा कमा लेगा, लेकिन तुमको टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुमने मन से पढ़ाई करे तो इलाज भी मन से करोगे ना, और इलाज मन से करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्लिनिक तो आपका भी चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई जल्दी कमा लेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो बायोलॉजी रखना जब आपका ये माइंडसेट हो, बेवजह कहने सुनने पर मत रखना। बायोलॉजी के बाद तुम इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर सकते हो। सीए भी कर सकते। सीए के लिए जरूरी नहीं कि कॉमर्स ही रखे, राइट। अब ये दो चीज तो हो गई, अब आगे है कॉमर्स। कॉमर्स तुम तब रखो, जरूरी नहीं कि बिजनेस ही करना है, नौकरी भी करना है तो आप रख सकते हैं। सरकारी बहुत सी डिपार्टमेंट है जिसमें कॉमर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो कॉमर्स जब आप चूज करें और मकसद सीए हो तो एक्स्ट्रा मैथ्स रख लेना। क्या रख लोगे? क्योंकि जनरल मैथ्स अगर नहीं पढ़ोगे 10th के बाद 11th में, तो सीए में जो फाइनेंस होता है ना, फाइनेंस, वो तुमको समझने में दिक्कत होगी। कॉस्टिंग, फाइनेंस, ये समझने में दिक्कत होगी। जो अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, जैसे नंबर 1 है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नाम सुना है आपने? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। अब तो CUET आ गया है, लेकिन पहले क्या था कि 95-98 कटअप जाता था, तभी आपका एडमिशन होता उसमें। तो वहां से अगर तुमने कॉमर्स से ग्रेजुएट भी कर लिया ना, तो तुम्हारा पैकेज सीए से ज्यादा भी हो सकता है, और होता है, क्योंकि वहां ऑनर्स करवाते हैं, हर चीज डीप में, और साथ में मैथ्स भी रखवाते हैं वो लोग एडिशनल। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स तो केवल मैथ्स वाले को ही पढ़ना चाहिए। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी जिस क्लास में भी तुम हो, मैथ्स को एंजॉय करना, बायोलॉजी को एंजॉय, हर चीज को एंजॉय करो, प्रेशर मत लो, इसको बर्डन मत समझो। जैसे काउंसलिंग, आई लव काउंसलिंग, तो मैं इसको एंजॉय करता हूं। तो आपका जो कर्म है उसको क्या करिए? एंजॉय करिए। अंडरस्टूड दिस? अगला है, अच्छा कॉमर्स रखने के बाद तुम डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा सब कुछ बन सकते हो। मन करे 12th के बाद ह्यूमैनिटीज पढ़ने का, पढ़ सकते हो। अगर 11th में तुमने ह्यूमैनिटीज लिया, अब बच्चे करते क्या है, उनको लगता है कि ह्यूमैनिटीज अगर मैंने लिया तो काम का तो है नहीं, तो पढ़ूंगा क्यों। जैसे कोर्स है होम साइंस, नाम सुना है ना?
आपको आमतौर पर लोग मजाक करते हुए पाए जाएंगे कि होम साइंस तो लड़कियां रखती है क्योंकि इसमें खाना पकाना सिखाया जाता है। ये गलत है। देखो, अगर तुमने होम साइंस रखा तो तुम्हें घर में जो साइंस लगता है उसके बारे में इस्तेमाल यूज सीखोगे। खाना कैसे पकाए, कैसे घर सजाए, बहुत सारी चीजें तुम सीखोगे। अभी डाइटिशियन और न्यूट्रिशियन का बहुत डिमांड है। सबका हेल्थ खराब हो रहा है फास्ट फूड खाकर। घर में दाल चावल रोटी अच्छा नहीं लगता है बच्चों को, इनको अच्छा लगता है फास्ट फूड। अंडरस्टूड? घर में अगर हम बनाकर खाते हैं समोसे या पूरी तो उसमें घर का तेल हम डालते हैं ना, लेकिन जो बाहर बनती है ना, एक ही तेल में 36 बार बना देते हैं। तो घर में खाने में गुरेज नहीं है। घर में जो दाल चावल रोटी जो भी मिलता है वो एक कायदे से मिलता है, जो आपके हॉस्टल में मिलता है। लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। उनको पता है क्या अट्रैक्ट करता है, पास्ता नूडल्स बाहर में जो देख लिया। तो गलत तेल खराब करेगा शरीर। अभी मान लो तुम जवान हो, पत्थर भी खा लोगे तो पचा लोगे, लेकिन धीरे धीरे वो खराब करेगा ना। तब तुम किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। और डॉक्टर तो ज्यादातर ऐसे हैं कि अभी भी कोरोना चला गया तुमको वहां बैठा के रखेंगे। हाँ, क्या दिक्कत है, ये दवाई लिख दिया और वो दवाई वही मिलेगा। जबकि डॉक्टर को चाहिए कि काउंसलिंग करे, पूरी बात पूछे, क्यों हुआ ये जाने और इसका सॉल्यूशन क्या है ये बताए। बोला ना आपसे कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। क्या है कि लोग पैसे के लोभ की वजह से डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं मालूम है ना, जैसे जानवर से भी गंदा। लेकिन जब आप पैशनेट डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर से, मैं ऐसा नहीं कह रहा, जब तुम मन से डॉक्टर बनोगे तो मन से इस पेशेंट की इलाज करोगे, तुम्हारा नाम यश फैलेगा। फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो लोगों का जो हेल्थ खराब हो रहा है, तो एक अच्छा डाइटिशियन और जो न्यूट्रिशन का जिसने कोर्स किया, होम साइंस जिसने ईमानदारी से पढ़ा, क्या लोगों के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? तो अब बताओ, होम साइंस का कोर्स सही है या गलत है? सही है ना? लेकिन अब तुम बोलोगे कि मैं अपने गांव में रह के कोर्स करूंगी, एग्जाम में तो तुम पास हो जाओगे, लेकिन नॉलेज है नहीं है ना, फिर बाद में क्या करोगे? तब तो लोग मजाक बनाएंगे ही। तो अच्छी जगह से, अच्छे कॉलेज से अगर आपने होम साइंस की पढ़ाई करी है तो अच्छा नॉलेज होगा। मान लो नहीं है, अच्छी जगह नहीं जा पाए, तो YouTube है ना जी। YouTube पर तो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? तो अगर मन में विश्वास हो, लक्ष्य निर्धारित है, तो क्या मन से पढ़ सकते हो? गरीबी में भी हम अच्छा कर सकते हैं। और वैसे मैं पर्सनली नहीं मानता कि गरीबी का मातम मनाना चाहिए। मातम तब मनाना चाहिए जब तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है। मातम तब मनाना चाहिए जब तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है। जिसके सपने होते हैं, जिनके ख्वाहिश होते हैं, जिनका उद्देश्य होता है, उनको गरीबी कभी भी नहीं जकड़ सकती। आज है, कल वो क्या बन जाएगा। लेकिन अगर न तो सपने हैं, न ख्वाहिश है, न उद्देश्य है, लक्ष्य है ही नहीं, तो अमीर आदमी भी क्या बन जाएगा। समझ में आई बात? तो गरीबी का मातम मनाओगे कभी? मातम तब मनाना जब कोई शौक का मतलब वो जींस खरीदने वाला नहीं, जब कोई सपने ही नहीं है, जब कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो ह्यूमैनिटीज जब तुम रखोगे ना बाबू, व्हेन यू चूज ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में समझ गए ना, वाइड रेंज है। जैसे आपको वकालत करना है, आपको क्या करना है? वकालत करना है। तो आपसे बोला ना कि आप 3 लोगों से मिलेंगे, एक जो वकालत की तैयारी कर रहा हो, दूसरा जो वकील हैं, और तीसरा जो रिटायर हो गए हैं। हेलो मैम, अंडरस्टूड दिस? तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज आप समझ गए कैसे? मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा सके, आपको मौका मिला दरभंगा से ही पढ़ने का और आपने ह्यूमैनिटीज रखा, तो केवल स्कूल कॉलेज और बच्चे करते क्या है बाबू? वो पूरी तरह स्कूल कॉलेज और टीचर्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसे में तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। अच्छा वही बच्चा करता है
जो टीचर जितना बताए उससे ज्यादा एफर्ट अपनी तरफ से डालता है। आपने देखा ये चीज? टीचर, मैं तो आपको रास्ता ही बताऊंगा ना, चलना तो आपने ही है। तो आप अगर आर्ट्स रख लिया, एडमिशन हो गया केएस कॉलेज में, आपको तो दिमाग में समाज ने जहर डाल ही रखा है कि ये तो बिना पढ़े ही पास हो जाओगे, और होम साइंस लिया तो पढ़ने की जरूरत क्या है, तो पढ़ोगे नहीं पास तो तुम हो जाओगे, लेकिन तुम्हें लगता है उसका कोई इस्तेमाल कर पाओगे। तो सर रास्ता क्या है? रास्ता ये है बाबू कि आप एक रणनीति बनाइए, अच्छे टीचर से मिलिए। अच्छा, एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि आपने तो बोल दिया कि आईएएस से मिलो, डॉक्टर से मिलो, हम मिले कैसे? हम तो बच्चे हैं। मिल जाएंगे। तुम छोटे छोटे बच्चे हो ना, डीएम ऑफिस के सामने जाइए और बोलिए बच्चे हम मिलना चाहते हैं सर से, और मिलेंगे कैसे नहीं, हमारा अधिकार है उनसे मिलना। लीडरशिप कभी ना कभी तो काम आएगी ना, और मिलिए, उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारे समाज में कोई तो बच्चा है जो हमसे ये पूछने आया है कि सर डीएम कैसे बने। अंडरस्टूड दिस? और जाओ तो नोटबुक और पेन लेकर जाना। अंडरस्टूड? लिखते हुए पाओगे तो उनको और अच्छा लगेगा। और एक और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जितनी भी अच्छी अच्छी पोस्ट है ना बाबू, वे लोग बहुत समझदार और अच्छे होते हैं, तभी तो सरकार ने उनको बड़ी बड़ी पोस्ट दी है ना। आपको बाहर से दिखने में लगेगा बड़े दबंग टाइप है, लेकिन जब तुम जाओगे उनसे मिलोगे होते सारी बातें आपको क्या कर देंगे। कभी कभी हो सकता है कोई डांट दे, कोई फटकार दे, नो वरीज, कोई बात नहीं, हो सकता है उनका मूड कुछ और हो। तो आप समझ गए 10th के बाद कैसे अपना कोर्स चूज करोगे। अब दो चीज जो 10th के बाद सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, एक है पॉलिटेक्निक और दूसरा है आईटीआई। फर्क समझ लो पहले। कितने बच्चे इंजीनियर्स बनना चाहते हैं? हाथ जरा उठाना। फर्क बता देता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर्स? उठाओ, शर्माओ मत, आप बनना चाहते हैं। हाँ, देखिए, एक होता है आईटीआई, क्या होता है? दूसरा होता है पॉलिटेक्निक, तीसरा होता है बीटेक या बीई। क्या होता है? बीटेक और देखो, पॉलिटेक्निक क्या है? पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है, कहीं कहीं 2 साल का भी होता है। तो पॉलिटेक्निक में थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा थ्योरी, जिसमें आप तुरंत नौकरी पा सकते हैं। अंडरस्टूड? इसलिए पॉलिटेक्निक है। बीटेक में कितना लगता है? 4 साल। लेकिन बीटेक 10th के बाद, ये कब होता है? 12th के बाद। पॉलिटेक्निक यदि आप चाहें तो 10th के बाद भी कर सकते हैं, 3 साल। तो जब तक कोई बीए बीटेक फर्स्ट ईयर में जाएगा तब तक तो तुम नौकरी के लिए तैयार हो गए ना। मान लो किसी के साथ पैसे की दिक्कत है, नौकरी करना भी जरूरी है, राइट? तो वो इंजीनियर ही बनना चाहता है, तो अच्छी जगह से क्या कर ले? आई रिपीट, अच्छी जगह से। कहां से? सर हम अच्छी जगह जाए कैसे? सर्च करो, गूगल पर पता लगाओ, अच्छे लोगों से मिलो, बात करो। किसी के बहकावे में अगर कहीं एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि हजारों दुकानें खुली हैं। आर यू गेटिंग दिस? जिन बच्चों को थोड़ा जल्दी नौकरी करना है, पैसे कमाना है, वो क्या कर ले? पॉलिटेक्निक कर ले, राइट? आईटीआई कौन करे सर? आईटीआई जो बच्चे जिनके घर में भी दिक्कत है, जल्दी नौकरी करना है 10th के बाद, तो वो अच्छी जगह से क्या कर ले? आईटीआई 1 साल का होता है या ज्यादा से ज्यादा 2 साल का होता है। ये एक तरीके से नॉर्मल वर्क ही है, लेकिन उसी में ट्रेनिंग देके थोड़ा स्पेशल बना देते। जैसे बिजली का काम आप वैसे ही करते होंगे, आईटीआई वाले अच्छे से कर लेंगे। प्लम्बिंग का काम, बिजली का काम और बहुत सारे काम हैं। वो आईआईटी नहीं, आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पता है दिक्कत कहां आती है? कॉलेजेस पढ़ाना नहीं चाहती, ज्यादातर सिर्फ डिग्री दे रही है। तो ऐसे में तुम आईटीआई क्या, बीटेक कर लो तब भी कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम अच्छी जगह जाओ। कहां जाओ? अच्छे कॉलेज में जाओ जो वाकई में पढ़ाते हैं, वो जो हुनर सिखाते हैं। समझ गए आईटीआई किसको करना चाहिए? जो बच्चा तुरंत पैसा कमाना चाहता है, घर की स्थिति खराब है और इंटरेस्ट भी है इन काम में।
क्योंकि बहुत सारी नौकरी में जैसे रेलवे वगैरह में ITI का डिग्री मांगा जाता है, सर्टिफिकेशन मांगा जाता है। बीटेक जो प्रॉपर इंजीनियर बनना चाहता है वो करे। कहने को तो 22-20 लाख सीट है इंडिया में, लेकिन प्रॉपर जो है वो तकरीबन अच्छे 1-2 लाख तक ही अच्छे कॉलेज के लिए सीट्स। तो बीटेक जब करो ना तो आप इनोवेटिव, क्रिएटिव, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होनी चाहिए, एनालिसिस करे चीजों को डीप एंड डिटेल में, तब तुम बीटेक करो। जिन बच्चों के पास टाइम भी है, पेशेंस भी है, अंडरस्टूड, वे करे बीटेक। और जब करे तो अच्छी जगह से करे। यहां वहां बहुत सारे कॉलेज है, यहां से दिल्ली तक हमारे पास बहुत ऑफर आते हैं। आप एक एडमिशन दीजिए 15,000 रुपए देंगे। ऐसे ऑफर्स इसीलिए आते हैं क्योंकि हम बच्चों के टच में रहते हैं, और ये काम धड़ल्ले से हो रहा है पूरे देश में। बच्चों को छोटे शहर से मैम ले जाकर बड़े शहर में किसी कॉलेज में एडमिशन दिलवा देना। तुम्हें तो शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा कि बिना एफर्ट के एडमिशन हो गए, लेकिन पढ़ाई के बाद ना तो नौकरी मिलेगी ना अच्छा पैकेज मिलेगा। मिलेगा कैसे? तुमने यहां वहां से जाके कर लिया है। तो सबसे पहले क्या बोला, आप चेक कर ले अपना एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड पर्सनालिटी। दूसरी, उस फील्ड के 3 लोगों से मिले। तीसरा, आपको ये करियर ऑप्शंस बताया। सर मेरा दिल कर रहा है कुछ अलग करूं, वकालत। तो वकालत के लिए आपकी एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, आप आपका ऑफ कोर्स इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, वकीलों जैसी मतलब भेद खुलवाना, थोड़ा सा डिटेक्टिव होना। वकालत में भी अनेकों फील्ड हैं, सिर्फ वो नहीं है जो आप मूवी में देखते हैं। देखिए, क्रिमिनल लॉयर को आप देखते होंगे, सिविल लॉयर होते हैं, लेबर कोर्ट के लॉ होते हैं, इनकम टैक्स के लॉ होते हैं, लॉयर होते हैं, साइबर लॉयर होते हैं। साइबर लॉ पे जो लोग, अभी क्राइम बढ़ रहा है ना नेट पर, जैसे कोई रसिया में बैठकर ब्लू व्हेल गेम बना देता है और भारत के बच्चों की जान लेता रहे, सुना था न्यूज कभी? तो ये लोग क्राइम कैसे कर रहे हैं? वेब के जरिए। बहुत सारी पोर्नोग्राफी है वो चला रहे हैं लोग, वेबसाइट पे गलत चीजें दिखा रहे हैं, तो ये क्राइम कहीं और से बैठ के कहीं और कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो लॉ है उसको हम कहते हैं साइबर लॉ। क्या बोलते हैं? तो वो भी लॉयर होने चाहिए, राइट? अब इंडिया से बाहर जो पैसा जाता है अंदर आता है, फेमा, ये सब बड़ी हाई लेवल की ये प्रैक्टिस होती है। तो लॉयर में अनेकों तरह के फील्ड्स हैं। आप 12th के बाद लॉ करना चाहते हैं तो 5 साल BA LLB, BCA LLB, BBA LLB, ग्रेजुएट के बाद करते हो तो 3 साल, ग्रेजुएट के बाद करते हो तो 3 साल। मेरा शॉर्ट में ये कहना है तुमसे कि तुम जो भी करो ना बाबू, सोच समझ कर। लेकिन अभी चूंकि तुम स्कूल में हो तो अभी तुम्हारा फोकस लॉयर बनने पर, इंजीनियर बनने पर नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं उससे प्रेम करें। और आपका काम क्या है? पढ़ना। अंडरस्टूड? आपका काम क्या है? पढ़ना। तो पढ़ाई से प्रेम कीजिए। मेरा काम क्या है? पढ़ाना। तो मैं किससे प्रेम करूंगा? पढ़ाना। यही तो प्रेम है। 2.5 अक्षर जो सुना है ना आपने, इसी को तो कहते हैं। और जो इंसान अपने कर्म से प्रेम करेगा, अपने गुरुओं की, अपने माता पिता की इज्जत करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती है। इन द लास्ट, तू मेहनत कर, खुद पर भरोसा। कोई सवाल तो नहीं है ना? यह है नो क्वेश्चंस। तू मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। सब आज भले ही वक्त है थमा थमा, कल चल निकलेगा, कल चल निकलेगा। समस्याएं तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन तू समाधान पर फोकस कर। तू समाधान पर फोकस कर। लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा। लक्ष्य चाहिए ना? लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा। धैर्य रख, तू प्रयास निरंतर कर। धैर्य रख, तू प्रयास निरंतर कर। रास्ते में कहीं धूप होगी तो कहीं कांटे चुभेंगे। होगा? अपने कभी साथ देंगे, कभी साथ छोड़ देंगे। तो क्या
मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा और लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा। तकलीफ तुझे होगी, तेरा दिल भी टूटेगा, तकलीफ तुझे होगी, तेरा दिल भी टूटेगा, तू खून के आंसू भी रोएगा, तू लड़खड़ाएगा, जगमगाएगा, गिरेगा, होता है ना कई बार, कोई साथ भी नहीं देगा, लेकिन तू हिम्मत मत हार, मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हर किसी की जिंदगी में बुरा वक्त आता है, हर किसी की जिंदगी में आता है ना, और जब आए तो ईश्वर को बोलो शक्ति दीजिए ताकि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। हर किसी की जिंदगी में बुरा वक्त आता है, सच पूछो तो सही गलत का फैसला और हालात से लड़ना यही सिखाता है। वक्त कितना भी बुरा हो, वक्त कितना भी बुरा हो, बदल जाएगा, लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा। इसीलिए तू मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आज भले ही वक्त है थमा थमा, कल चल निकलेगा, कल चल निकलेगा। जय हिंद, ऐसे बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, सीरियसली बदमाशी नहीं करेंगे। राइट, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।